अगर आज कोई कॉलेज स्टूडेंट से एक आइडिया के साथ आपके पास आता है, आप उसे सबसे पहला कौन सी 3 चीज़ों पर फोकस करने को बोलेंगे? सबसे पहले मैं उससे पूछता हूँ पापा को बताया। अगर पापा को तुम आइडिया नहीं बेच पा रहे हो हाँ, तो बाजार को बेचना कठिन होगा। Hello everyone, I'm Aprajita. Anand Laksh. Welcome to episode 4 of Startup Unfiltered, an initiative by the Entrepreneurship Cell or ECEL of our institution. ESL is a platform that encourages students to think creatively, to build innovative ideas, and to develop entrepreneurial mindsets. Through workshops, competitions, and interactions with industry leaders, we aim to help students to turn ideas into opportunities. Startup Unfiltered is our conversation series where we invite inspiring entrepreneurs and industry leaders to share their real experiences, the challenges they faced, the lessons they learned, and the journey behind the success. और आज के एपिसोड के लिए वी आर ऑनर्ड टू वेलकम मिस्टर प्रदीप कारम्बेलकर विथ अस. मिस्टर कारम्बेलकर is entrepreneur, startup mentor, investor, and business strategist with more than 20 years of experience. He is the founder of Vision Invest Tech and has built successful ventures in financial services, startup incubation, healthcare management, and business networking. He also serves as the executive director of BNI Bhopal and established Madhya Pradesh's first government-approved private startup incubation center, where he has mentored over 200 startups and successfully incubated more than 30 ventures, helping aspiring entrepreneurs turn their ideas into successful businesses. उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें स्टार्टअप कोच ऑफ द ईयर, मध्य प्रदेश रत्न और आइकन ऑफ भोपाल जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से ऑनर किया गया है. सर, वी सिंसियरली वेलकम यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. सर थोड़ा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. जैसे हम आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के हिसाब से जानते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें तो ऐसे कौन सा मूवमेंट या इंस्पिरेशन था जिससे आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए मोटिवेशन मिला? देखिए, मैं एक महाराष्ट्रीय मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ जिसमें ज़्यादातर लोग शासकीय सेवाओं में होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं. सो हमेशा से ही मुझे बिजनेस अब अदर साइड ऑफ द लोग ज़्यादा बेहतर लगते थे. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एंटरप्रेन्योरशिप या अपना खुद का कुछ काम करना मुझे ज़्यादा स्वतंत्रता दे पाएगा, ज़्यादा पैसा दे पाएगा और शायद मैं अपने हिसाब से जीवन को लीड कर पाऊंगा, जो कि बंधी हुई जॉब्स में, नौकरियों में नहीं हो पाता. यू वर्क एज पर द कंपनी नॉर्म्स, एज पर द पीपल्स नॉर्म, यू कांट क्रिएट योर ओन. सो शायद वो एक इच्छा थी दूसरों को देखने की. मैं ये सब पढ़ता था जब मैं आज से 30 साल पहले, टाटा सन्स, किर्लोस्कर एंड सन्स. तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा मैं भी कुछ क्रिएट करूं जिसमें हम लेगेसी भी बाद में क्रिएट कर सकें, जो कि जॉब्स में संभव नहीं होती है. सो दैट वाज अ प्राइमरी, जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन हो सकता है या इनर वॉइस हो सकती है, जो मुझे लगता था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. और इसलिए पहले 5-7 साल 8 साल मैंने जॉब की, क्योंकि ऐसा ऐसा कोई अनुभव नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर काम कैसे करता है. हमारे परिवार में भी किसी ने प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा जॉब किया नहीं था. सो शायद उसके लिए मैं पहले 7-8 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की. और जब मुझे मौका लगा और मुझे लगा कि नहीं, एक बार रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी, सो वी स्टार्टेड विथ आवर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. सर, आपने इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से लेकर स्टार्टअप इंक्यूबेशन तक कई सारे सेक्टर्स में सक्सेसफुल वेंचर्स बिल्ड किए हैं. एक ही इंडस्ट्री पर फोकस करने के बजाय आपको डाइवर्सिफाई करने की इंस्पिरेशन कब और कैसे आई? ये बड़ा अच्छा सवाल है. मतलब मैं खुद भी कई बार सोचता हूँ. मैं भी 2-3 साल पहले भी किसी ने मेरा इसी तरह से बड़ा फेमस इंटरव्यू लिया था. तब भी उन्होंने एक बार वाक्य बोला था कि ऐसे लोग कम मिलते हैं जो अचानक साइकिल चलाते चलाते हवाई जहाज उड़ाने लगे और हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते फिर रेस्टोरेंट खोल लें और रेस्टोरेंट खोलने के बाद घुड़सवारी करने लगे. तो मेरा जीवन भी कुछ ऐसे ही रहा कि कोई भी चीज़ लिंक नहीं है. मैंने को बड़े एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लगातार कुछ एक काम करने से मैं कुछ दिन बाद खुद ही को फेड अप सा महसूस करता हूँ कि अब कुछ नया सोचा जाए. या नया सोचा जाए से अपेक्षा जो भी ट्रेंड आने वाले होते हैं या ट्रेंड चल रहे होते हैं, वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं. जब मैं जॉब में था
तो शुरू मेरी करियर शेयर मार्केट से हुए। शेयर मार्केट के बाद उस वक्त एनएससी आया, डीमैट आया, दैट वाज न्यू। उसके पहले शेयर मार्केट में हम आवाज़ लगाते थे। उसके बाद डीमैट अकाउंट आया तो हम डीमैट अकाउंट में आए। डीमैट अकाउंट के बाद वेबसाइट की दुनिया आई, तो 97 में मैं वेबसाइट की दुनिया में चला गया। 2000 में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी बनाई। फिर एजुकेशन ट्रेनिंग्स का, आईटी ट्रेनिंग्स का ज़माना आया तो उसमें चला गया। फिर मैं मध्य प्रदेश आ गया अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त का बूमिंग सेक्टर या आने वाला समय टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का या इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का है। तो चूँकि भोपाल उसमें बहुत पीछे था उस वक्त, दिल्ली मुंबई से बहुत पीछे था, तो मुझे लगा यहाँ पर अपना करियर अच्छा हो सकता है। इसलिए आई स्टार्टेड विथ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से था, वेबसाइट वगैरह बनाता था, तो मुझे टेक्नोलॉजी का अंदाज़ था। सेल्समैन मैं हमेशा ही रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बिना इन्वेस्टमेंट के कौन सा काम किया जा सकता है, तो मैं इन्वेस्टमेंट में आ गया। पर मेरी इंटरनल इच्छा हमेशा बनी रहती थी कुछ ना कुछ नया करने की। इसलिए अपने साथी के साथ मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट शुरू किया, विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फील्ड। पर मुझे उसमें लगता था कि नहीं, दैट वे वी कैन सर्व सोसाइटी मच बेटर। सो सोसाइटी, सर्विंग अ सोसाइटी, आई थिंक ऑलवेज बीन इन माई माइंड। तो हेल्थ में गया। फिर हेल्थ के बाद मुझे लगा कि नहीं, वॉट एवर हैज़ गॉड हैज़ गिवन अस, एल्डर्स का जो आशीर्वाद था उसके कारण, उस कारण मुझे ख्याल आया कि अपने को इंक्यूबेशन और स्टार्टअप को सपोर्ट करने में जाना चाहिए। सो बिफोर इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ केम आउट विद स्टार्टअप पॉलिसी 2016, मैं उसके पहले से ही स्टार्टअप मेंटरिंग्स और वो सब, उसको मैं स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप मेंटरिंग में तब पहले भी करता था। बीच में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता में भी जाना चाहिए। और मुझे, क्योंकि जो चीज़ें मुझे फैसिनेट करती थी, वो मैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मेरे एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं स्वतंत्रता से सब कुछ कर सकता था जैसा मैं चाहता था। तो मैंने इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला और शायद सेंट्रल इंडिया का पहला और भारत का भी एकमात्र बायलिंगुअल इन्वेस्टमेंट्स का पेपर, न्यूज़पेपर लॉन्च किया। आज भी वो न्यूज़पेपर 12 सालों से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के नाम से चलता है, बायलिंगुअल है, वीकली है। सो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। वो आरएनआई रजिस्टर्ड है, मैं भी अधिमान्यता सरकार से प्राप्त हूँ। सो व्हाट आई फेल्ट, उसके बाद इंक्यूबेशन में आ गया, तो कि दैट वाज इन बूमिंग फील्ड। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो मैं सोचता हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को या स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकता हूँ, तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में किया जाए। तो इसलिए हमने इंक्यूबेशन का परमिशन सरकार से ले लिया। सो दैट जर्नी कंटिन्यूज, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का। फिर 2019 में डीएनआई, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केटिंग रेफरल प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास किया, उसमें भी सक्सेसफुल हुआ। फिर से एक बार भोपाल को बिजनेस सिटी बनाने का जो मेरा एक थॉट प्रोसेस था, उसमें सपोर्ट हुआ। या डीएनआई में 500 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पिछले 5-6 वर्षों में। 2-2.5 हज़ार करोड़ का बिजनेसेस लोगों ने किए हैं। सो आई फील गुड। यस, एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को इकोसिस्टम में मदद करना, जो मेरा एक थॉट प्रोसेस था, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखना। जो मुझे नहीं आता, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती, तो मैन्युफैक्चरिंग में मैं कभी नहीं गया। मेरा ज़्यादातर ओरिएंटेशन सर्विस रहा, और उसमें जो कुछ नया आता गया, जिस इंडस्ट्री को मैं ज़्यादा बेहतर गया, उसमें मैं वेंचर होता गया। और अब वो समय है जब मैं अपने स्टार्टअप्स के थ्रू नई दुनिया देखता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। वो फिजियोथेरेपी में भी हैं, वो एआई में भी हैं, वो ईएसजी में भी हैं, ईएसजी रिपोर्टिंग्स में भी हैं, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। और मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है फिर से मैं नए क्षेत्र में और नई चीज़ों में काम कर रहा हूँ, विच समहाउ आई फील गुड। और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अपन नए लोगों के साथ हैं और नई विचारधाराओं के साथ। Yeah, that's incredible, sir. और आपके यहाँ भी आने का सबसे बड़ा कारण था कि जब यंगस्टर्स ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे चलना चाहिए। व्हेनेवर यंगस्टर्स कॉल्स मी, आई जस्ट गो देयर, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम देम। यू आर द पीपल हु आर द न्यू टीचर्स टू ऑल ऑफ अस। तो हम आपसे सीखते हैं। सर, विजन इन्वेस्टेक आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। इतने सालों में टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आपने खुद को उन चेंजेस के साथ कैसे अडाप्ट किया? जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं खुद एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल डेस्क में। सो आप सोचिए, मैंने जब अपना करियर शुरू किया, तब शेयर मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और डीमैट नहीं था। बैठ नहीं।
है ना. सो आई बिकम द डीमैट मैनेजर इन 1996. सो आप समझिए उस वक्त पहली बार टेक्नोलॉजी में शेयर सर्टिफिकेट की जगह डिजिटल सर्टिफिकेट आया. उसके बाद बैंकिंग डिजिटाइज हुई. मैं वो भी काम करता था जब ब्रांचेस को कंप्यूटराइज करना होता था. फिर वेबसाइट्स आई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आया, HTML आया, जावा आया. सो इन सब चेंजेस को हमने देखा और ख़ास तौर पे मैं बहुत लकी इसलिए रहा कि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ा रहा जो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में है, एडॉप्टर भी है. आप देखिए हम फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले ज़रोधा और ये सब आ गए, है ना. सारे सब कुछ मोबाइल के हो गया. माने आज से मेरे ही सामने 30 साल में हम शेयर सर्टिफिकेट सब उस स्टेज पे आ गए हैं कि ब्रोकर सब ब्रोकर उनकी ज़रूरत ही नहीं है. खुद ही लोग अपने मोबाइल से सब कुछ कर लेते हैं और आने वाले समय में और उसमें इतने सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए. तो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में इतनी तेज़ी से आई कि हम भी, और मैं हमेशा उस अडॉप्टर को रहा. तो शायद 2008-9 से हम 2005 से हम शेयर ट्रेडिंग में हैं. तो 2005 से हम पहली बार मैं ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में गया 2005 में ICICI के साथ. फिर हमने सारे रिकॉर्ड्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सब सॉफ्टवेयर बेस कर दिए और अब हम प्लेटफॉर्म एक वेल्दी करके उसके साथ कार्य करते हैं. और वो भी पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. और उसमें हम अपने सारे फाइनेंशियल सब में कस्टमर्स को सर्व करते हैं. और सो टेक्नोलॉजी भले मुझे बहुत अच्छी ना आती हो, आई एम नॉट अ गुड इन टेक्नोलॉजी, आई मस्ट से. आई एम नॉट अ गुड यूजर ऑफ, but I am a good promoter and user of technology in the organization. I always believe that people should adopt for technology. And नए चेंजेस आते हैं. नए चेंजेस हमेशा, नया जो कुछ आ रहा है उसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, उसकी मैं कोशिश हमेशा करता हूँ. सर, आपने इतने अच्छे अवार्ड्स रिसीव किए हैं, स्टार्टअप कोच ऑफ द ईयर, प्राइड ऑफ MP और मध्य प्रदेश रवि. तो क्या इनमें से सबसे ज़्यादा आपके क्लोजेस्ट मुझे 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 सबसे अच्छा अवार्ड जो लगा, जो भी मैं बता भी रहा था कि मेरे को 2015 में इंडस्ट्री एकेडमिया कंट्रीब्यूशन के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने 2015 में डिनर के लिए आमंत्रित किया था विजिटर कॉन्फ्रेंस में. और बाय लक था वो, और लक ही कहूँगा क्योंकि अचानक इतना बड़ा मैंने कुछ किया नहीं था, पर वो मुझे मौका मिला और मुझे लगता है कि वो बहुत मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट. ये जो अवार्ड्स मिले हैं ये तो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा हैं. हाँ, बट मैं उनके लिए भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे प्राइड MP का, ये दैनिक भास्कर ने बुलाया या पत्रिका ने मुझे आइकॉन ऑफ मध्य प्रदेश कहा. वो सब अच्छा है, तभी अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं. पर 2000 ये सब जर्नी 2019-20 तक की है. उसके बाद अभी फ़िलहाल नया में कुछ ऐसा खास नहीं. बट हाँ, एवरीथिंग इज़ गुड, ऑलवेज एप्रिसिएशन इज़ गुड एंड आई फील गुड अबाउट इट. बट जो मुझे 2015 में राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला, मैंने राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट बनाई थी सन 2000 में, और फिर 2015 में मैं 4 नवंबर को फिर से राष्ट्रपति भवन गया. वो मुझे और राष्ट्रपति के साथ डिनर करना अपने आप में एक बड़ा अनुभव. Sir, every entrepreneur faces setbacks. Was there a challenge that completely changed the way you think about business and leadership? या डेफिनेटली. अभी रिसेंटली मेरा जो लास्ट 3-4 साल गया आफ्टर 10-15-20 ईयर्स ऑफ वेरी गुड फाइनेंशियल कंडीशंस, एंड so there was a setback, financial losses, investment losses, and it happens every time, every 5 years, 7 years, you move ahead, you come back. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इट्स गुड. जैसे कहते हैं ना कि नदी का पानी भी तभी अच्छी आवाज़ करता है जब बीच में पत्थर, नहीं तो नहीं होगा. सो फॉर गुड म्यूजिक इन लाइफ यू शुड हैव सम स्ट्रगल्स टू डू. तो पिछले 2-4 साल अच्छे नहीं गए, लेकिन उससे 2 फ़ायदे हुए. मैंने अपने बहुत सारे ऑपरेशनल हैवी काम को, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, चुनाव आयोग, इन सब कामों को हमने बंद दिया. आई एम मोर फोकसिंग ऑन लीडरशिप ऑफ द वर्क विच आई जनरली प्रिफर, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम बिल्डिंग एंड सपोर्टिंग पीपल, डेवलपिंग नेटवर्क्स. तो अब मैं अपनी स्ट्रेंथ उनमें लगा रहा हूँ. तो दी सेटबैक्स और ऑपरेशनल हैवी वर्क और कैपिटल इंटेंसिव वर्क जो मैं करता था, वो शायद कठिनाइयाँ आई इसलिए कि मैं उनसे थोड़ा दूर हटूँ और अपने पैशन और अपने आप की स्ट्रेंथ को अगले 10 सालों के लिए दूसरी चीज़ों पे लगा. सो इट्स ऑलवेज गुड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. Accept the fact and all. सर, आप मध्य प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं.
तो आपके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर है अपने एमपी का एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस ग्रोथ का वो कैसा दिखता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि मैं पिछले 22 साल में मध्य प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही आया। उसके पहले तो मैं भोपाल से बिलोंग नहीं करता था। तो जिस तरह से भोपाल जैसा शहर ग्रो हुआ है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, जिस तरह से आप सबको देख रहा हूँ और जैसी अपॉर्चुनिटी बच्चे ले रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्रदेश के और मेरे ही साथ काम करने वाले स्टार्टअप्स जो 10 साल पहले मेरे साथ आए थे, वो काफ़ी सफल उद्यमी हो गए हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड्स मिले हैं, बड़ा नाम हुआ है। सो आई फील गुड अबाउट इट कि हम इकोसिस्टम डेवलप करते जा रहे हैं। एक ह्यूमन लाइफ की स्पीड और स्टेट की स्पीड और इकोसिस्टम की स्पीड में फ़र्क होता है। सो इकोसिस्टम बनता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल हमारे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। हमने बेस अच्छा बना लिया। पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी अच्छा बेस बनाया और सबसे बड़ी बात है कि पूरे समाज में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ गुड फॉर द स्टेट। यंगस्टर्स ऑल्सो फील कि हम अपना काम करना चाहते हैं और मैं उसी मिशन के साथ अगले 10 साल के लिए भी अपने आप को मध्य प्रदेश इकोसिस्टम बिल्डिंग के और एनेबलमेंट के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं प्रदेश में अब लगभग हर शहर में धीरे-धीरे सेंटर खोलूँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो भी वहाँ के उद्यमी हैं, उनको मैं कैसे मुख्य धारा से जोड़ूँ, अपने साथ जोड़ूँ, ऐसे मेंटर्स के साथ जोड़ूँ ताकि वो प्रॉपर्ली चैनलाइज़ हो सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में Bhopal and Madhya Pradesh will have a great career for entrepreneurship. Youngsters will stay here, do much better work, and we will build a better Madhya Pradesh. सर एज अ स्टार्टअप मेंटर और इन्वेस्टर, आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन से मेन ट्रेंड्स मेंशन रहता ट्रेंड्स ऐसा होता है, तो कौन से ट्रेंड्स हैं जो फाउंडर्स को जिन पर ध्यान रखना चाहिए और चेंजेस या ट्रेंड्स को? देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड देख के बिजनेस नहीं किए जाते, पैशन देख के किए जाते हैं, है ना? ट्रेंड्स देखने चाहिए, पर आप जिसमें भी बेहतर गैप को ढूंढ पाओ, समस्याएं हर जगह हैं, आप जिस गैप को ढूंढ पाओ और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा सोचते ना बैठे। तो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में असुविधाओं की और कमियां ही कमियां, आप जिस तरफ निकल पड़े वहाँ पर बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो एनीथिंग विच कैन कंट्रीब्यूट टू द लार्जर सोसाइटल और पब्लिक हेल्थ, वो क्षेत्र अच्छा है। वो चाहे एग्री टेक हो, हेल्थ टेक हो, एनी एरिया, राइट, वेयर यू फील दैट लार्ज पब्लिक का वही प्रॉब्लम है। जो लार्ज पब्लिक का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर वो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड यू हैव अ सॉल्यूशन टू डू सॉल्व इट, इम्प्लीमेंट इट। डोंट थिंक मच, बिकॉज सोचने वाले 100 होते हैं, करने वाला एक होता है। तो इम्प्लीमेंटर और एग्जीक्यूटर की इज्जत सोचने वालों की नहीं है। सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, करते बहुत कम लोग हैं। जो करते हैं वो उद्यमी, जो नहीं करते वो सोचते। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने आज ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री पे अपना इम्पैक्ट डाल दिया है ऑलमोस्ट। तो आपके हिसाब से फ्यूचर में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, एआई जैसे एटीएम में घुसते समय वो कभी नहीं पूछता ना कि आप 11वीं पास हो के पीएचडी हो। यस। मशीन कभी नहीं पूछती कि आप कितने पढ़े लिखे हो। मशीन केवल ये जानती है कि आप उसको यूज कैसे करते हैं। इस रूम में रोबोट अगर बैठे हों या एआई टूल्स भी हों, सो यू हैव टू गिव देम द प्रॉम्प्ट। वो अपने आप कुछ नहीं करेंगे, इनको आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, राइट? सो इट्स अ वो एक तरह से आपके लिए यूजर फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी है, राइट? आप उसको यूज कैसे करते हैं। अगर आपने उसको अपना भगवान बना लिया तो वो भस्मासुर है, आपके सिर पे हाथ रख देगा, आप परेशान हो जाओगे। और अगर आपने उसको यूज कर लिया तो उससे अच्छा आपके लिए सारथी नहीं है। आप जो चाहोगे वो कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू यूज। व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इन लास्ट 30 years ऑफ इवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी, आई हैव सीन कि हम वेबसाइट 1000 रुपए का एक HTML पेज बनाते से लेकर फ्री की वेबसाइट की दुनिया तक आ गए हैं। यस। सो टेक्नोलॉजी हमेशा आपको यूजर्स को सुविधा के लिए बनी। इट इज़ ऑलवेज यूजर फ्रेंडली। सुविधा आपकी लाइफ में सुविधा के लिए बनी है, तो हम नेचुरली कुछ और करेंगे, हम कुछ बेहतर करेंगे। सो एआई विल डेफिनेटली गिव मोर जॉब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद हम करते थे और शायद उसका ज़रूरत नहीं थी, वो शायद एआई उसको करने लगेगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको करने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ह्यूमन हैं,
सो और वो आर्टिफिशियल, तो उसके पहले लिखा हुआ आर्टिफिशियल। तो हम में और उसमें इतना फ़र्क है कि हम छू के पता करते हैं कि ये चीज़ गर्म है, और वो डेटा से पता करता है कि ये गर्म है। उसको खुद तो कोई अनुभव है नहीं कि ये गर्म है। हम तो हाथ से छुएंगे तो हम हाथ हटा लेंगे क्योंकि गर्म, लेकिन उसको ऐसा कोई अनुभव नहीं होता। वो तो आप बताओगे कि 100 डिग्री पे हाथ लगाने पे हाथ जलता है, इसलिए हाथ हटा लीजिए, और इस डेटा को कैप्चर करेगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके भरे हुए डेटा पे ही काम करता है, यस। राइट? सो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन बॉन्डिंग, नेटवर्किंग, ये सब बहुत स्ट्रांग आपको उसके लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा ऐसा काम मशीनें करने लगेंगी, और ह्यूमन कनेक्ट्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए हमें ज़्यादा समय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, और हम ज़्यादा बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। भाई सर, आजकल के टाइम में जो स्टार्टअप इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स का है, जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टर्स फाउंडर्स में क्या देखते हैं, जैसे कोई क्वालिटी या फिर कुछ? सबसे बड़ा जो मुझे लगता है आज की डेट में, जो मैंने अपने स्टार्टअप्स के साथ देखा है जिनको इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए, एक तो ज़बरदस्त पैशनेट हुए हैं, अपने न्यू कॉन्सेप्ट के प्रति बहुत अधिक पैशनेट रहे हैं, बहुत अधिक फास्ट लर्नर रहे हैं, एडॉप्टिव रहे हैं। इन्वेस्टर ये देखता है कि कोई भी यंगस्टर्स अपने अपने विचार, अपने बिजनेस आइडिया के लिए कितना पैशनेट है, कितना समय दे सकता है, उसकी टीम कितनी बेहतर है। और आप खुद सोच के देखिए कि वो किस व्यक्ति, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप किस तरह के व्यक्ति को देखेंगे। आप उस तरह के व्यक्ति को देखेंगे जहाँ पर पैसा लगाने से आपको लगेगा यार बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कुछ नया सोच रहा है, और चाहे कुछ हो जाए 20 घंटे काम करेगा, आउटपुट देगा। और इसके पास अच्छी टीम है। तो अपन काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो वो नहीं कर सकता, मैं आपके थ्रू उन कामों को कर रहा हूँ। तो नेचुरली मैं उस तरह की टीम देखूंगा। सो इनोवेशन अपनी जगह है, पर आज की डेट में मुझे लगता है एग्जीक्यूशन और ट्रैक्शन, वो भी इन्वेस्टर बहुत ध्यान से देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना फास्ट एग्जीक्यूटर है, कितनी अच्छी टीम है, और कितने तेजी से काम कर सकता है। सर, आजकल के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग एक ट्रेंड है जो बहुत फेमस हो गया है, और कोई भी फाउंडर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे कैसे काम कर सकता है? देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हम लोग BNI में कहते हैं VCP, योर विजिबिलिटी लीड्स टू क्रेडिबिलिटी। तो आजकल विजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी विजिबल एवरीवेयर, but it leads to credibility, and credibility comes with two things. One is character and second is competence. So आप जो बोलते हैं, जो बिजनेस में कमिट करते हैं, जो लाइफ में कमिट करते हैं, वो आपका अगर होता जाता है तो आपका स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती जाती है। और दूसरा, जिस काम को आप करते हैं वो बहुत अच्छा करें। आप सोच के देखिए, आप बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप कैरेक्टर में गड़बड़ हैं। कैरेक्टर से मेरा मतलब पर्सनल कुछ नहीं, कैरेक्टर इन द सेंस कि आप टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाते, या आप जो कमिट करते हैं, बिजनेस कमिटमेंट करते हैं कि मैं आपका काम परसों तक कर दूंगा, और पता ही नहीं है ना, आपके फ़ोन ही नहीं उठा रहे जिस दिन काम डिलीवरी का काम आया। सो क्या होगा अगर आप इस तरह का कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, तो मार्केट आपसे क्या कहेगा? अरे भाई, उसको काम मत दो, जानता तो है, लेकिन यार अपनी शादी निकल जाएगी उसके बाद तो डिलीवरी करेगा, राइट? सो यू वोंट गिव वर्क टू देम इवन इफ somebody is competent. So you build character and then competence always come. So अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए, और ये अगर विजिबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है तो प्रॉफिटेबिलिटी आई जाती, तो पर्सनल ब्रांडिंग हो ही जाती। पर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, आप दिखते भी नहीं हैं, मार्केट में आपका नाम भी अच्छा नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पे कितने ही लिखो, उससे कोई ब्रांडिंग नहीं बन हो पाएगी, क्योंकि आपका जो बैकअप है, जो आपका ग्राउंड रियलिटी है, वो अलग। इन्फ्लुएंसिंग रियलिटी, सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी आपको कुछ समय तक तो कह सकती है कि हाँ भाई वो बहुत दिखते हैं, बट उसके बाद अगर करेक्टर और कॉम्पिटेंस नहीं है आपके बिजनेस प्रोफाइलिंग में, या जो भी काम आप करते हैं, तो फिर नेचुरली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपके व्यक्तिगत ब्रांडिंग पे फर्क पड़ता है। सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस। थैंक यू। अब हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बिल्कुल। इस राउंड में हम आपसे कुछ स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस पूछेंगे, जिनका जवाब आप सिर्फ यस या नो में देंगे। ठीक। अगर आप चाहें तो उन आंसर्स के पीछे की वजह ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन द यस एंड नो राउंड। Can a founder succeed without taking risks? नो। इज एआई मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी देन अ थ्रेट? इट्स एन अपॉर्चुनिटी।
आपने रिस्क का सवाल पूछा था, तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। Should every college student try entrepreneurship at least once? यस, Can it develops a personality. Once you take a risk, you think of entrepreneurship, you develop your, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एम्प्लॉय में भी फेल्ड एंटरप्रेन्योर को लो, जिसने कभी एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई की होगी वो एम्प्लॉय भी बेहतर होगा। Sir, then I'm definitely trying it. Can networking be more valuable than funding? Networking is always good because it's not only networking is net worth. That's बिल्कुल सही है, बट साथ में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका नेटवर्क आपको पैसा दे रहा है, क्लाइंट दे रहा है, कि फंड्स की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? आपके क्लाइंट ही आपके सबसे अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। Is there a thing as a perfect business idea? You have to think and execute it and make it better. Yes. This was it for the yes and no round. Let us go to deep dive questions. Nepal. Starting with the first one. सर आपने जैसे 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को मेंटर किया 100 से ज़्यादा होंगे, 1000 से ज़्यादा सुने होंगे मैंने, 1000 से ज़्यादा सुने होंगे स्टार्टअप को, 100 के करीब मैंने जो मेरे पास आके कुछ न कुछ उन्होंने मिलता ही भी होगी। तो 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मेंटर किया है। हर स्टार्टअप अलग होता है, तो आपने अपनी टीचिंग, अपने अप्रोच को मेंटरिंग के कैसे चेंज करा उनके लिए? देखिए, हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन मुझे तो उतना ही आता है ना? मेरे सामने वाला व्यक्ति अलग-अलग थॉट प्रोसेस से आता है, अलग-अलग कंसेप्ट से आता है, लेकिन मेरी जो समझ है वो केवल बिज़नेस समझ है, मेरी विषय समझ नहीं है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अलग होता है। जैसे आप मेरे पास आएँ, आप सपोज़ माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अब मुझे माइक्रोबायोलॉजी नहीं आती, मुझे बिज़नेस आता है। सो आई कैन ओनली अंडरस्टैंड द बिज़नेस स्ट्रैटेजी एंड हाउ ही वांट टू क्रिएट बिज़नेस मॉडल, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो जो माइक्रोबायोलॉजी में उसने रिसर्च किया है, जो इनोवेशन लिया है, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को मुझे कंसल्ट करना पड़ता है, राइट? सो मैं वो सब सब्जेक्ट का ज्ञाता मैं नहीं, रादर मैं तो किसी का भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा? मैं उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कराऊँगा जो उस सब्जेक्ट को जानता है। मैं उससे पूछूँगा जो ये सोच रहा है, वो नया सोच रहा है या, एंड देन ही विल टेल मी कि प्रदीप ये सब्जेक्ट ही नया है या पुराना है या हो चुका है, राइट? आई कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट आई कैन ओनली गाइड देम अबाउट हाउ मार्केट वर्क्स, हाउ मार्केट डायनामिक्स वर्क्स। चूंकि मैं सेल्स में हूँ तो मैं सामने लोग बता सकता हूँ विद प्रोडक्ट इज स्केलेबल, सेलेबल, उस पर काम कर सकता हूँ। चूंकि इंक्यूबेशन सेंटर पर आता हूँ तो पिच डेक बनवाना, प्रेजेंटेशन बनवाने पर हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जोड़ सकता हूँ। कोई कहता है भाई मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बननी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके साथ काम कर सकता हूँ। सो आई एम ए इनेबलर, सो आई एम ए मेंटर कम इनेबलर ऑल्सो ना। सो आई इनेबल दैट youngster to grow his or her business. So my role is facilitator, enabler and mentor. So I only work on my strength and that's how I work with multiple industries. उनके जो सब्जेक्ट थे ना एक्चुअली वो तो उन्हीं से समझने पड़ेंगे, उन्हीं से सीखने पड़ेंगे। सर कोई ऐसी सक्सेस स्टार्टअप स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं जिसमें आपकी गाइडेंस ने बिजनेस की उसमें बिजनेस की ग्रोथ में देखिए, important- मैं अपनी गाइडेंस को बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि यंगस्टर्स मुझसे बहुत बेहतर सोचते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे एक याद है ज़रूर, अभी शुरू में भी मैं देख रहा था एक फिजियोथेरेपी का स्टार्टअप है डॉक्टर अनंत और अनुभा का। आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम इन 2018 और उनकी जर्नी है पूरी। हमने उनके साथ मध्य प्रदेश इंडिया की सबसे बड़ी फिजियोथेरेपी की मैगजीन फिजियो टाइम्स को एक्वायर किया। फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी के 25-30 सेंटर्स खोले, एक एग्रीगेटर बने फिजियोथेरेपिस्ट के भोपाल में। फिर वहाँ से आज वो रिमोट फिजियो में आए, मतलब रोबोटिक बेस्ड वर्चुअल फिजियोथेरेपी में। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी टू अ रोबोटिक रिमोट फिजियोथेरेपी। इस जर्नी को मैंने पिछले 7 साल में डॉक्टर अनंत और अनुभा के साथ देखा है। उन्होंने मुझसे क्या ग्रहण किया वो मुझे नहीं मालूम, वो ज़्यादा बेहतर जानेंगे। लेकिन मैंने ज़रूर उनसे फिजियोथेरेपी और बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत अच्छा लगा कि ऐसे यंग लोग जो इतना पैशनेटली काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया होगा। अचानक मुझे ख्याल में वो आया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते गए और कैसे आज मेरे हिसाब से 1.5-2 करोड़ की उनको कॉमन ग्रांट भी मिली है और नेक्स्ट स्टेज पर वो जा रहे हैं। सो आई फील गुड अबाउट इट। ऐसे बहुत सारे हैं।
आपके पास में V360.ai है IT पार्क में, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, अर्णव गुप्ता हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। कोरोना से अब वो 25-26 साल के हैं और 100 करोड़ की उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है। एक और मेरे साथी हैं यंग उषाग्र भाटिया, वो NLIU नागपुर से हैं, रिसेंटली मैं उनसे जुड़ा हूँ और वो ESG रिपोर्टिंग्स में काम करते हैं, एनवायरनमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, उनको भी फंडिंग हुआ है। सो एवरी स्टार्टअप इज हैविंग डिफरेंट, वन थिंग इज कॉमन दैट दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर सब्जेक्ट एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू एवरी टाइम। That's great. सर, आजकल बहुत से फाउंडर्स फंडिंग रेज़ करने पे फोकस करते हैं। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट से पहले फाउंडर्स के सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर काम करना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए कि वो खुद का अपना वाय बिल्कुल पक्का रखें। देखिए, कोई भी व्यक्ति आप पे पैसा तभी लगाएगा जब उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा होगा। मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप से, इवन आपके इंस्टीट्यूशन में भी आया था आज से 10 साल पहले, पहले हैकाथॉन में जब हुआ था 2017 में, तब भी मैं ज्यूरी था। और होता क्या है कि कई बार यंगस्टर शुरू होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पर थोड़ा बहुत कुछ शुरू करते हैं, फिर जॉब मिल जाती है, चले जाते हैं। तो सो इन्वेस्टर ऐसे लोगों पे कम पैसा लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा। सो सिमिलरली वो भी आपकी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म देखता है, भाई आप कितने समय तक इसमें जद्दोजहद करते रहोगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसको कितना जल्दी एग्जीक्यूट करके एक बिजनेस मॉडल और इन्वेस्टमेंट पिच के लिए तैयार कर पाते हैं। हाउ फास्ट यू अंडरस्टैंड दैट समबडी कैन इन्वेस्ट इन इट एंड गेट ROI आउट ऑफ इट। वो यूनिट इकोनॉमिक्स आपको समझ में आना चाहिए। आप बहुत सारा कर रहे हैं पर यूनिट इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। सो वंस यू आर वेरी क्लियर ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स, थर्डली आई फील कि स्टार्टअप्स को ये भी समझ में आना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को कितनी जल्दी डाइल्यूट कर सकते हैं, किस लेवल तक कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस वो मेक डेवलप होनी चाहिए, सो दैट जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो अपने साथ में अपनी मेंटरिंग और अपना बोर्ड में अपना, जिसको कहते हैं, इन्फ्लुएंस भी लाता है। आपको वो भी कैरी करते आना चाहिए। सो मेनी थिंग्स विच हैज़ टू बी टेकिंग केयर फॉर। और अगर किसी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और वो कस्टमर्स और क्लाइंट्स के थ्रू ही बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकता है, इन्वेस्टर की ज़रूरत कम पड़ती है। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो ओनली टेकिंग फंड इज़ नॉट सक्सेसफुल। वो एक बहुत बड़ी जर्नी है। अब फंडिंग, यस, फंडिंग अवेलेबल है तो आप जल्दी से लाइमलाइट में आते हैं, आप एकदम बड़े हो सकते हैं। आप दोनों जर्नी अलग है। खुद का 100% इक्विटी लेके बिजनेस चलाना और इक्विटी को डाइल्यूट करके इन्वेस्टर के साथ काम करना, ये दोनों अलग जर्नी है, अपना एक्सपीरियंस। ओके सर। सर, आपने BNI और FICCI जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटीज़ बिल्ड की है। आपके लिए नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट रही है और हमारे जैसे स्टूडेंट्स सपोर्टिव नेटवर्क कैसे बिल्ड करें? देखिए, नेटवर्किंग केवल शेक हैंड्स नहीं होता। यस सर। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट आस्किंग समबडी हाउ आई कैन हेल्प यू। सो नेटवर्किंग को अगर आप कभी ऐसा कहोगे कि मैं 25 जगह रोज सुबह शाम घूमता रहता हूँ, लोगों से हाथ मिलाता रहता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। इट्स द सेम एज पीपल कलेक्ट विजिटिंग कार्ड्स एट वेरियस एक्सपो। ढेर सारे विजिटिंग कार्ड इकट्ठा कर लेके उसको दोबारा कोई नहीं देखता, ना आप ना वो, उसको कोई नेटवर्किंग नहीं कहते आप। नेटवर्किंग इज अ सीरियस बिजनेस अफेयर जहाँ पर आप सामने वाले से पूछ सकें हाउ आई कैन हेल्प यू एंड हाउ यू कैन वर्क टुगेदर। सो धीरे धीरे आप उस रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। नेटवर्किंग ट्रांजैक्शनल नहीं होती, रिलेशनशिप बेस्ड होती। और यंगस्टर हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली रिलेशनशिप और कनेक्शन आपको, जैसा स्टीव जॉब्स कहते थे कि कनेक्टिंग डॉट से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और आपको केवल ये देखना चाहिए कि कितनी डॉट के बाद आप किससे मिलना चाहते हैं। तो जिसकी डॉट्स जितनी कम होंगी वो उतना पावरफुल होता है। आपसे मैं कहूँ कि आप भारत के प्रधानमंत्री को से मिलना चाहें और आप बोले मैं केवल एक डॉट में मिल सकता हूँ, अर्थात मैं किसको कॉल करूँ मैं इसको एग्जैक्टली मालूम है और वो मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलवा देगा, तो आप सबसे पावरफुल है। आपका नेटवर्क बहुत पावरफुल है। सो इट्स ऑल्सो कनेक्टिंग डॉट्स whom you are networking with. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेटवर्क हमेशा पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेटवर्क आपको उन सभी जगहों पे ले आ सकता है जहाँ पर कई बार पैसा भी आप तक नहीं ले आ सकता। तो नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यंगस्टर मस्ट डू इट। AI की दुनिया में जब ज़्यादातर चीज़ें मशीनों पे हैं और अब तो समझना मुश्किल है कि AI रील है या ह्यूमन रील, तो ऐसे समय में ह्यूमन नेटवर्किंग की इज्जत और बढ़ती जाएगी। आदमी मशीन से बहुत अधिक तक दोस्ती नहीं कर पाएगा, उसको ह्यूमन तो लगेगा। सो जब ये ह्यूमन लगेगा तो शायद हम ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। अभी का बीच का ट्रांजिशनल फेज रहेगा, मेरे को लगता है कि 10-15 साल लोग उलझे सुलझे रहेंगे।
लोगों को समझना मुश्किल होगा कि मैं मशीन से ज़्यादा दोस्ती करूँ या मनुष्य से करूँ, पर लॉन्ग रन में मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य से ही ज़्यादा दोस्ती करेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो मनुष्य से ही दोस्ती करने में इस संसार को चलाता रहेगा। अगर हम मशीन से ज़्यादा दोस्ती करने जाएंगे तो वो हम लोगों को समाप्त कर दे। सर, अगर आज कोई कॉलेज स्टूडेंट से एक आइडिया के साथ आपके पास आता है, तो स्टार्टअप शुरू करने से पहले आप उसे सबसे पहला कौन सी 3 चीज़ों पर फोकस करने को बोलेंगे? सबसे पहले मैं उससे पूछता हूँ, पापा को बताया? अगर पापा को तुम आइडिया नहीं बेच पा रहे हो हाँ, तो बाजार को बेचना कठिन होगा। यस सर। सो फर्स्ट कॉलेज के स्टूडेंट हो तो पापा हाँ कह रहे कि ना कह रहे? अगर पापा ही मना कर रहे हैं तो फिर से मैं ध्यान से सुनूंगा, या तो पापा से बोलूंगा कि लड़का अच्छा है, होशियार है, अच्छा कंसेप्ट लेके आया है, पर सुन तो लें कम से कम, क्योंकि पहला पैसा कौन देगा? पापा। पेरेंट्स आप पापा ही देंगे, ज़्यादातर पेरेंट्स, पापा जो भी हैं वही देंगे। तो पहला इन्वेस्टर तो वही, एंजल तो वही, एंजल इन्वेस्टर तो वही है ना, यस जो अपने बेटे को बोलेगा हाँ बेटा करो, मैं ठीक। सो ही इज द फर्स्ट एंजल। तो अगर एंजल तैयार है तब तो आगे की कहानी शुरू होगी। सो वंस एंजल स्टार्ट्स देन फैमिली, अदर पीपल विल सपोर्ट कि नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, देन ओनली इट कम्स टू अस। फिर उस आइडिया को हम ठोक पीट के इंक्यूबेशन में ठीक करते हैं कि हाँ भाई ये आइडिया जो है ये बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो गया। कैसे? आइडिया कैसे बनता है? ड्रीम जो होता है, हर आदमी को एक सपना आता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, है ना? सब प्रॉपर अब जो सपना है उसको अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस दिया तो आइडिया बन जाता है। सो ड्रीम प्लस आइडिया, ड्रीम प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस पर्पस बिकम्स आइडिया। आइडिया। अब उस आइडिया से आप बिजनेस आइडिया की तरफ चले जाओ, कि उससे पैसे निकलेंगे कि नहीं, उससे कस्टमर को कुछ बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आपको वो भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसा तो आइडिया नहीं जिसकी कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू ना हो, है ना? उस एनजीओ तो नहीं बन रहा है। सो कुछ लोग फिलंथ्रॉपिक आइडिया के साथ आ गए तो वो तो एनजीओ है। एनजीओ तो अलग थीम हो गई, अलग वर्जन। तो इसको बताना पड़ता है बेटा तुम ये एनजीओ थीम सोच रहे हो, ये बिजनेस थोड़ी ना है। So there are multiple things which we see and we sorting it out, that how his idea or her idea can be shaped into a business idea. Looking ahead, what kind of entrepreneurs does India need over the next decade, and how can we prepare and how can today's student prepare themselves for that? देखिए मेरी पर्सनल व्यक्तिगत इच्छा है कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया होते जाएं, यस सर। और हमारे यहाँ के मैक्सिमम लोग भारत में ही अपनी विचार और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे न्यू मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस ये क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे। सर्विस में तो हमेशा ही आगे रहेंगे क्योंकि हम बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री में हैं। तो जितनी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्री टेक, हेल्थ टेक, जितनी भी ये हैं, एजुकेशन, इन सब में तो हम लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और उसमें बच्चे आते जाएंगे। बस साथ में मुझे लगता है कि हमें पैरेलली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को बहुत बढ़ाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हों। और दैट कुड बी वन फील्ड where India can grow very fast and should grow, so that balance between service and manufacturing and product development बैलेंस होता रहे। एंड नहीं तो एल्स हम लोग क्या बचेंगे? हम असेंबलिंग कंट्री बचेंगे, जहाँ पर बाकी के लोग इनोवेशन कर रहे होंगे और हम उनके प्रोडक्ट्स के असेंबलिंग यहाँ कर रहे होंगे। हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स बना पाएँ, अपना इनोवेशन अपने हिसाब से कर पाएँ। That was really insightful, sir. और अब वक्त है हमारे आज के लास्ट सेगमेंट का, विच इज़ द रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपके दिमाग में जो सबसे पहला आंसर है आपको वो देना है, और अगर आप चाहें तो आप उसके पीछे भी बता सकते हैं क्यों। So one word that defines entrepreneurship. फाइनेंशियल रिस्क। One habit that every entrepreneur should have. One habit that every entrepreneur should develop. A book you recommend to every founder. Start with why and Rich Dad Poor Dad. Yes, sir. One startup that inspires you. I'm inspired by Ola, Oyo and all the startups जो भी great, जो भी अच्छा कर रहे हैं, I'm inspired by them. So mentor or investor? Mentor. Mentoring. Biggest strength of today's youth. Their innovation mind, new thinking, they can think
lateral, without connecting too much load on relationships, emotions. They can think lateral and innovative. And so finally, one message for aspiring entrepreneurs. I always say that uh, nobody fails till you believe. It's only success delay. Success केवल delay होती है, fail कोई नहीं होता. So continue your journey, take efforts, make efforts, और अपनी यात्रा को जारी रखिए. आप फेल नहीं होंगी. Yes, sir. Wow, क्या सेशन था. That rapid fire round was the perfect way to cap off an incredible event. Mr. Karan Bilkar, thank you so much for keeping it entirely unfiltered with us today. Thank you. And आपके विजन इन्वेस्ट टेक बिल्ड करने से आपके शुरुआती दिनों से AI कैसे पूरे के सिस्टम को शेप कर रहा है, इन सब के बारे में सुनना हम सब के लिए एब्सोल्यूट मास्टर क्लास थी. Thank you. And thanks for inviting me. Absolutely. I think the biggest takeaway for most of us is that entrepreneurship सिर्फ एक perfect idea या funding नहीं है. It is about the resilience, networking, and the willingness to take the first step. To everyone sitting in the audience today, चाहे आप एक perfect business plan के साथ आए हों या फिर छोटी सी curiosity के साथ, we hope today's conversation gave you the clarity and push you needed. Before we officially wrap up, we want to extend our helpful gratitude to our entire institution's management and our ESIL team. स्टार्टअप अनफिल्टर के हर एपिसोड के पीछे एक बड़ी टीम की मेहनत होती है एंड टुडे आवर ESIL टीम रियली नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क. And saving the best for the last. A big thank you to all of you watching this. Keep brainstorming, keep questioning, और कौन जानता है आगे आने वाले कुछ सालों में आपकी सक्सेस स्टोरी पर स्टेज पे हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे. With that, we bring this edition of Startup Unfiltered to a close. Thank you. Thank you so much, everyone. Have a fantastic day ahead and keep building.